गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। आज मैं आपको इसी क्रम में आगे भारत की जो एकीकृत न्यायपालिका है उसका एक डायग्राम बनवा रही हूँ। देखिए ये बुक में नहीं है, इसलिए हर बच्चे को ये डायग्राम बनाना कंपलसरी है। ये डायग्राम बनाइए आप, और इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर संरचना का कोई भी क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है, ठीक है। तो देखो, भारत की जो एकीकृत न्यायपालिका है ये पिरामिड के आकार में है। सबसे फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। पिरामिड का आकार है इसका, ट्रायंगल शेप। सबसे टॉप पर होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ये पूरे देश के लिए एक है। इसके नीचे है उच्च न्यायालय, ये 24 है इनकी संख्या। फिर है जिला एवं सत्र न्यायालय, ये प्रत्येक जिले में एक है। इसके बाद है मुंसिफ न्यायालय, और फिर है ग्राम पंचायत। ये भी प्रत्येक जिले में एक है, और ये ग्राम स्तर पर होता है कुछ राज्यों में, ठीक है। ये जो न्यायालय हैं, ये न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भारत की एकीकृत न्याय व्यवस्था है। ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, पूरे कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए एक ही होता है। उसके नीचे उच्च न्यायालय है, इनकी संख्या जो है वर्तमान में 24 है। इसके बाद जिला और सत्र न्यायालय आते हैं, ये प्रत्येक जिले के अंदर एक होते हैं। फिर मुंसिफ न्यायालय, ये भी प्रत्येक जिले के अंदर एक है। इसके बाद में ग्राम पंचायतें, ये ग्राम स्तर पर होती है कुछ राज्यों में। और ये जो यहाँ का जो ये पूरा स्तर है, ये अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है और ये आपको बनाना है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है न्यायपालिका की संरचना। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर न्यायिक व्यवस्था जो है वो एकीकृत है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो जो अधिकांश संघीय शासन व्यवस्था वाले जो देश होते हैं उनके अंदर प्रांतीय स्तर पर अलग न्यायालय जो होते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है। लेकिन इंडिया जो है, यहाँ पर क्या है, प्रांत के अलग अपने अलग न्यायालय जो है वो नहीं है। मतलब एक पिरामिड की संरचना में हमारे यहाँ का ढांचा जो है उसको अपनाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे उच्च न्यायालय होता है और उसके नीचे अधीनस्थ अदालतें आती हैं, ठीक है। अब देखो, बुक में इसको बहुत स्पेसिफाई करके दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे टॉप पर। इसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिए हैं वो उसके द्वारा दिए गए निर्णय या जो भी फैसले दिए गए हैं वो सभी अदालतों को क्या करने पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं, ठीक है। दूसरा, ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका तबादला करवा सकता है। मतलब कि जैसे एक उच्च न्यायालय से उनको दूसरे उच्च न्यायालय के अंदर भेज सकता है, ठीक है। फिर ये किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। मान लीजिए किसी निचली अदालत के अंदर कोई मैटर चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, और अगर वो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास मंगवाना चाहे तो उस मुकदमे को वो अपने पास में बुलवा सकता है, ठीक है।
फिर यदि किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहा कोई मुकदमा है, उसको उस उच्च न्यायालय से हटवा करके किसी दूसरे उच्च न्यायालय के अंदर भी भेज सकता है। ठीक है, तो ये सारे काम किसके हैं? सर्वोच्च न्यायालय के हैं। इसके बाद में आता है उच्च न्यायालय। निचली अदालतों के विरुद्ध में अगर कभी भी कोई अपील की जाएगी तो वो सबसे पहले कहाँ पर की जाएगी? उच्च न्यायालय के अंदर। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए आपके जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है, तो उनको बहाल करने के लिए जो रिट्स होती हैं, जो लेख होते हैं, उनको जारी करने का कार्य जो है वो भी उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। फिर राज्य के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आने वाले जो भी मैटर्स होते हैं, जो भी मामले होते हैं, उनका निपटारा जो होता है वो भी कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। फिर जो अपनी अधीनस्थ जो अदालतें होती हैं उनका पर्यवेक्षण करना है, उन पर नियंत्रण रखने का कार्य है, ये भी उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर आता है जिला न्यायालय। देखो, जिले के अंदर अगर किसी मुकदमे को दायर किया गया है तो उस मुकदमे की जो सुनवाई होती है वो जिला न्यायालय के द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर वही निचली अदालतें जो होती हैं उनके अगर कोई फैसले होते हैं उन पर सुनवाई करने का कार्य जो है वो भी जिला न्यायालय करता है। अगर कोई आपराधिक मामला है, किसी गंभीर किस्म का आपराधिक मामला है, तो उस मामले पर भी ये अपना फैसला देते हैं जिला न्यायालय। और सबसे जो निम्न स्तर पर आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, ये फौजदारी मामले हैं या कोई दीवानी मैटर है, तो ऐसे इन जो मामले होते हैं इन पर विचार करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है न्यायपालिका की संरचना। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इसके क्षेत्राधिकार। देखो, क्षेत्राधिकार जो है न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उनमें फर्स्ट के बारे में मैं आपको आज जानकारी दे देती हूँ, जिसमें क्षेत्राधिकार बोलते हैं, मतलब इसके क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। फर्स्ट अपन जानकारी प्राप्त करेंगे मौलिक क्षेत्राधिकार के बारे में। देखिए, मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट के किन किन मैटर्स की सुनवाई कर सकता है, कौन कौन से मामले जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो अगर आप वैसे इनको देखेंगे तो 4 क्षेत्राधिकार जो हैं उसमें विभाजित है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। फर्स्ट मौलिक है, दूसरा रिट है, तीसरा अपीलीय है और चौथा सलाह है। तो जो अपन फर्स्ट वाला है उसको लेते हैं सबसे पहले। इसको आप मौलिक क्षेत्राधिकार भी कह सकते हो या फिर आरंभिक क्षेत्राधिकार भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। मतलब ऐसे मुकदमे जो होते हैं उनमें निचली अदालतों में सुनवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं उन मैटर्स को लेकर के। जैसे कि संघीय संबंधों से जुड़े हुए जो भी मुकदमे हैं वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए जा सकते हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था में आप केंद्र या राज्य के मध्य में विवाद है, मतलब कि मान लो यहाँ पर केंद्र है और यहाँ राज्य है, यहाँ एक राज्य और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य, यहाँ पर भी यही चीज़ है। मतलब कि कहने का मतलब है केंद्र और राज्य के मध्य में जो भी विवाद हैं उनसे रिलेटेड कोई भी मैटर जो है वो सीधे कहाँ पर प्रस्तुत होता है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, इसको मौलिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मैटर्स होते हैं इनकी सुनवाई कहाँ पर होती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है। जो निचली अदालतें हैं वो इन मैटर्स की सुनवाई नहीं करती हैं। ठीक है, तो इन विवादों के संबंध में संविधान के द्वारा दी गई संघीय और राज्य सरकारों को जो भी शक्तियां हैं उनकी व्याख्या करने का जो कार्य होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि मौलिक मतलब स्टार्टिंग जो है
वो सुप्रीम कोर्ट से ही होती है। जिन मैटर्स की, वो प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। ठीक है, आगे की जो जानकारी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूंगी। थैंक यू।